हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल इलेक्शंस 2026 की पूरी एक कोहेसिव समरी जानने वाले हैं कि इलेक्शंस का बैकग्राउंड, ठीक है, क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, क्या क्या पॉलिटिकल चीजें हुई थी, प्लस जो नई सरकार बनी है बीजेपी की, क्योंकि आपको पता ही होगा बीजेपी ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री सिक्योर की है। तो हम उनके द्वारा प्रॉमिस क्या क्या किया गया है वो भी हम लोग बताएंगे, और उसके साथ साथ क्या क्या फनी चीजें हुई जो, या फिर क्या क्या स्पेशल इंसिडेंट्स हुए इस पूरे इलेक्शन में, हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करते हैं पहले वेस्ट बंगाल इलेक्शंस 2026 की ब्रीफ समरी से। तो वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को दो फेजेस में इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे। पूरे के पूरे जो विधानसभा है उसके लिए 294 मेंबर्स के लिए, जिनमें से एक कंस्टिट्यूएंसी जिसका नाम था फॉल्टा, वहां पे रीपोल किया गया है फॉलोइंग इलेक्शन मैल प्रैक्टिस। वहां पे 21 मई को इलेक्शन दोबारा होगा। तो 293 मेंबर्स के लिए जो सीटें थी उसके बेसिस पे करंट गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, जिसमें 148 सीट्स चाहिए थी एक गवर्नमेंट को, एक पार्टी को मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो पिछले बार के इलेक्शन के कंपैरिजन में इस बार 8.06% कम लोगों ने वोट दिया है, क्योंकि आपको पता ही होगा एसआईआर की वजह से, जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो ये पिछली बार से इस बार 92.93% रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट दिया है, जो कि पिछली बार से 10.6% ज्यादा है। और ये पूरे वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज वोटर टर्नआउट है, सरपासिंग द 2011 वेस्ट बंगाल इलेक्शन, जिसमें आपको पता ही होगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जीत के पावर में आई थी और 15 सालों तक ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल पे राज किया। कोलकाता में जो रीपोल होने वाला है वो 21 में 2026 को होगा, और उसका जो रिजल्ट है वो 24 में 2026 को आएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने करंट गवर्नमेंट फॉर्म की है, जिनको 207 सीटें मिली है विधानसभा में, वो पहली राइट विंग पार्टी बनी है वेस्ट बंगाल में पावर आने में, सिंस यहाँ पे 1937 में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस ब्रिटिशर्स के द्वारा शुरू किए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स को 4 मई को डिक्लेयर किया गया था, और 9 मई को स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी, जिसमें शुभेंदु अधिकारी नाम से एक व्यक्ति हमारे नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वेस्ट बंगाल के। इसके अलावा एक चीज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुई, जिसमें बेसिकली ये हुआ कि ममता बनर्जी ने एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल रिजाइन करने से रिफ्यूज किया, और उन्होंने तभी जाके रिजाइन किया जब 7 मई को वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने विधानसभा को डिसोल्यूट कर दिया। वो एक्यूजेशन लगा रही थी सरकार पे और इलेक्शन कमीशन पे कि मैल प्रैक्टिसेस हुई है, और प्रॉपरली इलेक्शन के जो रिजल्ट्स है उसको कंडक्ट नहीं किया गया, उसको गिना नहीं गया है, और इलेक्शन कमीशन बीजेपी सरकार को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उनको ज्यादा फेवर कर रहा था। इसके अलावा अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड जाने तो वेस्ट बंगाल का जो पिछला इलेक्शन था 2021 में, उसको मार्च टू अप्रैल में हेल्ड किया गया था, और इसमें तृणमूल कांग्रेस ने 294 सीटों में से 215 सीटें मेजोरिटी से फॉर्म की जीती, और ममता बनर्जी को एज थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर के हिसाब से स्वर्न इन किया गया था। इस बार का इलेक्शन वेस्ट बंगाल का बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था, और इसमें कई सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी हुए थे, जैसे वुमेन सेफ्टी, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एंटी इनकम्बेंसी, गवर्नेंस, इलीगल माइग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी। ऐसे कई सारे मुद्दों पे इस बार बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज हुए थे, और इस बार का इलेक्शन वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंटेंस इलेक्शन रहा था आफ्टर 15 इयर्स ऑफ एआईटीसी रूल। सबसे पहले अगर हम लोग एसआईआर की बात करें तो एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये गवर्नमेंट हर स्टेट में इलेक्शन से पहले कराती है, जिससे बेसिकली जो इलीगल माइग्रेंट्स है या फिर जो नॉन जेन्युइन वोटर्स है उनको वोटिंग लिस्ट से हटाया जा सके, ताकि जो भी लोग वोट दे वो जेन्युइन वोटर्स हो और इंडिया के सिटीजन्स हो। तो एसआईआर को वेस्ट बंगाल में कराया गया था, जिससे 93 लाख पीपल यानी 9.3 मिलियन पीपल को वोटर्स लिस्ट से हटाया गया था, जिसकी वजह से जो इतना बड़ा जो ड्रॉप आया नंबर्स में, कि पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार 8% कम लोगों ने वोट दिया, ये इसी एसआईआर की वजह से ही हुआ था। और इसके अलावा ऐसे 6 मिलियन यानी 60 लाख के आसपास को डिसीज्ड या फिर एब्सेंट डिक्लेयर किया गया था, और बाकी के जो 3.3 मिलियन थे यानी 33 लाख लोग थे, उनको
पेंडिंग करके रख दिया गया था, ताकि उनका कोर्ट केसेस मतलब कोर्ट में उनके ट्रायल्स किए गए थे कि क्या ये सच में जेन्युइन वोटर्स है या नहीं। उसके लिए आपको पता ही होगा कई सारे सेंटर्स पे लंबी लंबी लाइनें लगाई गई थी ताकि चेक किया जा सके। कई सारे आइडेंटिटी प्रूफ्स मांगे गए थे कि आप इंडिया के सिटीजन हो कि नहीं। इससे इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे एसआईआर को समराइज किया कि ये जेन्युइन वोटर्स को डिसइंफेक्ट करने का एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी को फेवर कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड बीजेपी ने इसको इस तरीके से कहा कि इससे हम लोग इलीगल माइग्रेंट्स और नॉन जेन्युइन वोटर्स को हम लोग वोटर्स लिस्ट से हटा रहे हैं, ताकि जो जेन्युइन वोटर्स है, जो इंडिया के सिटीजन है, वो लोग ही बस वोट दे, बाहर के कोई इंसान या इलीगल लोग वोट ना दे। एसआईआर की वजह से कई सारे दलित हिंदू, स्पेशली मतुआ कम्युनिटी के जो लोग थे, वो लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए थे। इसके अलावा दोस्तों सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी एक सेपरेट कैंपेन इशू था। इंडियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024 में इस पूरे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पूरे एक एक डिटेल्स को लिस्ट किया। इसके अलावा बीजेपी सरकार ने ये भी क्लेम किया था कि अगर वेस्ट बंगाल में बीजेपी सरकार फॉर्म होती है तो सिटीजनशिप का प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा। लेकिन इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इस पे क्लेम किया कि यहाँ पे इलेक्टोरेट्स को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, और सीएए और एसआईआर को मिला के एक रिटोरिक क्रिएट हो रहा है, एक डर क्रिएट हो रहा है माइनॉरिटीज में और दलित कम्युनिटीज में, जैसे मतुआ कम्युनिटी में। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो मेन पॉलिटिकल इशू था इस पूरे इलेक्शन में, वो था बॉर्डर सिक्योरिटी। बीजेपी मेनली क्लेम कर रही थी कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो वो लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बहुत ज्यादा सेफ कर देंगे। आपको अगर नहीं पता तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर इकलौता 20 किलोमीटर का एक लैंड पासेज है जो हमको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से कनेक्ट करता है। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और यहाँ पे अगर सिक्योरिटी अच्छी नहीं रखी गई तो इसको आराम से कट ऑफ किया जा सकता है। बीजेपी सरकार ने यह भी क्लेम किया कि हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बहुत ज्यादा डेवलप भी करेंगे। ऑल्दो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इसको जस्ट एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और कम्युनल इशू के हिसाब से क्लेम किया और कहा कि बीजेपी सरकार झूठ बोल रही है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर कोई भी इतना इंपॉर्टेंट जगह नहीं है। इसके अलावा बीजेपी सरकार ने इलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेश से मेनली आते थे उनके और बॉर्डर फेंसिंग जो है, जो हमारा आपको पता ही होगा कि हमारे बॉर्डर्स वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के जो बॉर्डर्स है वो कितने अनफेंस्ड है, या फिर अगर फेंस्ड भी है तो बड़े वीक फेंसेस लगे हुए हैं। तो बीजेपी ने इसको भी अपने पॉलिटिकल कैंपेन में यूज किया एज अ वाइडर थ्रेट टू, ताकि बीजेपी अपने इलेक्शन कैंपेन को यहाँ पे और ज्यादा फैला सके और यहाँ पे सरकार फॉर्म करने में उनको हेल्प हो। इसके अलावा दोस्तों आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी इस बार के पूरे इलेक्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा थी। बंगाल अस्मिता यानी बंगाल आइडेंटिटी जैसे टॉपिक्स को, या फिर मतुआ वोट, या फिर रिप्रेजेंटेशन और लैंग्वेज, इन सब को एआईटीसी के द्वारा रेज किया गया था, और एआईटीसी अपने आप को एज ए पोज कर रहा था कि जैसे वो बंगाली कल्चर का सेवियर है। ऑन दी अदर हैंड बीजेपी आइडेंटिटी को सिटीजनशिप, हिंदू मेजोरिटी, इन सब से टाई करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा इस बार के इलेक्शन में करप्शन भी एक बहुत ही मेजर टॉपिक था, स्पेशली ड्यू टू जो पिछले साल स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था, और उसके अलावा अदर ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस जो चल रही है सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा। ऑपोजिशन ने यानी बीजेपी और मेन ऑपोजिशन है बीजेपी, उन्होंने इसको यूज किया एआईटीसी के अगेंस्ट, और यहाँ पे उन्होंने फॉल्ट दिखाने की कोशिश की एआईटीसी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एटसेट्रा पे। ऑन दी अदर हैंड एआईटीसी ने इन सबको फॉल्स क्लेम किया, और एआईटीसी ने कहा और अपने डेवलपमेंट्स को शो किया कि उन्होंने कितना वेलफेयर किया है। फिर लक्ष्मी भंडार जैसे आपको पता ही होगा कि महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए करके देना, उन जैसे चीजों को भी एआईटीसी ने क्लेम किया कि हमारे गवर्नमेंट के अंदर कोई भी महिला, सब महिलाएं सेफ है, और ये सब चीजों को क्लेम किया। इसके अलावा इस इलेक्शन कैंपेन में वुमेन सेफ्टी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक था, स्पेशली आफ्टर 2024 के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज रेप एंड मर्डर केस में, जो कि पूरे नेशन का अटेंशन को पाया। ऑल्दो यहाँ पे एआईटीसी ने एनसीआरबी का डेटा यूज किया शोइंग कि कोलकाता का कितना लो क्राइम रेट है कंपेयर टू अदर सिटीज, लेकिन इसके अलावा बीजेपी ने ये कहा कि लो क्राइम रेट ऑफिशियली है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केसेस को रिपोर्ट नहीं किया जाता है, या फिर फोर्सफुली केसेस को रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको एनसीआरबी के डेटा में नहीं गिना जाता। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कोलकाता सेफेस्ट जो जगह है, जो कि एआईटीसी क्लेम करता है। तो इस बार के इलेक्शन में इकोनॉमी डेवलपमेंट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टॉपिक्स भी बहुत बड़ा एक इशू थे। बीजेपी सरकार ये क्लेम कर रही थी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल को पूरा बिगाड़ के रख दिया है, और वेस्ट बंगाल में
कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड एआईटीसी ने अपने वेलफेयर स्कीम्स जैसे बेकार भत्ता और लक्ष्मी भंडार को आगे किया है, कहा है कि हम लोग देखिए कितना वेलफेयर स्कीम कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए। और ये भी प्रॉमिस कर रही थी तृणमूल की और भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाएगा वेस्ट बंगाल में। इसमें एक चीज है दोस्तों कि आपको पता होगा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जितने भी डेवलपमेंट या नए इंफ्रास्ट्रक्चर की फोटोज दिखाती है उसमें आप ज्यादातर देखोगे, ज्यादातर उसमें कोलकाता ही फीचर होता है। तो यहाँ पे एक और चीज है कि आप अगर बस कोलकाता को ही आप अगर बस डेवलपमेंट में बोल रहे हो तो आपके स्टेट में फिर कोई डेवलपमेंट नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी भी इस बार के इलेक्शन में बहुत बड़ा टॉपिक था आफ्टर 15 इयर्स ऑफ तृणमूल रूल। ऑल्दो ये एसआईआर, सीएए और आइडेंटिटी जैसे जो टॉपिक्स थे उनके साथ ओवरलैप किया है, जॉब्स, लॉ, गवर्नेंस, इन सब पे भी लोगों की बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन थी ओवर तृणमूल कांग्रेस जो 15 साल से बंगाल पे रूल की है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि अभी एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है। आपको पता ही होगा कि आज 9 मई को स्वेरिंग इन सेरेमनी था बीजेपी सरकार के जो नई सरकार फॉर्म हुई है और शुभेंदु अधिकारी को एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल स्वेर इन किया गया था। कई सारे बड़े बड़े नेता जैसे बीजेपी के जो करंट हेड है नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, उसके अलावा अमित शाह, दूसरे जो बीजेपी रूल स्टेट्स है उनके जो चीफ मिनिस्टर्स है, उसके अलावा कई सारे नोटेबल पर्सनैलिटीज जैसे मिथुन चक्रवर्ती भी आए थे इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में। इसको परेड ग्राउंड में हेल्ड किया गया था। अब आइए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या क्या प्रोमिस किए हैं और हम लोगों को क्या क्या चाहिए, और इस पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा। अगर हम लोग बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात करें, जो जो उन्होंने प्रोमिस किए हैं, तो बीजेपी ने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वुमेन सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन पे अगर बात करें तो उसमें बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि बीजेपी हर महिला हेड को, जो फैमिलीज के जो महिला हेड है उनको 3000 मंथली असिस्टेंस देने का वादा किया है। इसके अलावा 33% वुमेन रिजर्वेशन इन ऑल जॉब्स भी प्रॉमिस की है बीजेपी ने। इसके अलावा दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड्स नाम से भी एक फोर्स बनाई जाएगी जो मेनली वुमेन प्रोटेक्शन के लिए होगी। इसके अलावा मैटरनल असिस्टेंस भी दी जाएगी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, जो कमजोर फैमिलीज से उनको 21,000 रुपीज की मैटरनल असिस्टेंस दी जाएगी। और यूथ और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 1 करोड़ न्यू जॉब्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को अगले 5 सालों में देने का वादा किया गया है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयड यूथ को 3000 रुपीज पर मंथ की मंथली असिस्टेंस दी जाएगी। उसके अलावा 15,000 रुपीज दिया जाएगा को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बात करें तो सरकार ने ये प्रॉमिस किया है कि यूसीसी को अगले 6 महीनों के अंदर पूरे वेस्ट बंगाल स्टेट में इम्प्लाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा 45 दिनों के अंदर डीए के जितने भी क्लियरीज है उनको क्लियरेंस मिल जाएगी पेंशनर्स और एम्प्लॉयज के लिए। इसके अलावा 45 डेज के अंदर 7th पे कमीशन को भी इंप्लीमेंट करने का वादा किया गया है। और डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट पॉलिसी को इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए तुरंत अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात करें तो राइस, मैंगो और पोटैटो की कल्टीवेशन के लिए फेयर प्राइसेस दिए जाएंगे और सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा हर एक फिशरमैन को पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और पुराने टी गार्डन्स को फिर से खोला जाएगा और दार्जिलिंग टी की स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ की बात करें तो एम्स, आईआईटी और आईआईएम को नॉर्थ बंगाल में एस्टेब्लिश करने का वादा किया गया है। इसके अलावा फ्री एचपीवी स्क्रीनिंग और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना को फ्री हेल्थ कवरेज के लिए भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और कल्चर एंड सोशल वेलफेयर की बात करें तो एक वंदे मातरम म्यूजियम को एस्टेब्लिश किया जाएगा और इसके अलावा कुरमाली और राजवंशी लैंग्वेजेस को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा एक व्हाइट पेपर भी पब्लिश करने का वादा किया है बीजेपी ने, जिसमें पिछले 15 साल में टीएमसी ने जितने भी गलत काम किए उन सब के बारे में पब्लिश किया जाएगा। सारे जो सीक्रेट्स उनको डिक्लासिफाई किया जाएगा, जैसे सिंडिकेट एक्टिविटीज या फिर इलीगल कैटल स्मगलिंग। इसके अलावा अगर मैं अपना ओपिनियन दूं कि हमारे स्टेट को अभी भी क्या क्या किस किस चीज की दरकार है, तो रोड्स हमारे बेटर करने होंगे। रोड्स की हालत बहुत खराब है। इसके अलावा जो टोटो की जो प्रॉब्लम है, जो आजकल इतने बढ़ गए ये लोग की रास्ते में गाड़ियों से ज्यादा टोटो हो गए, तो उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना होगा। इसको लेके टीएमसी गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया था कि जो भी रजिस्टर्ड टोटो है अंदर गवर्नमेंट, उस पर एक नंबर एक पीछे लिखा रहेगा। तो ऐसा ही सेम कुछ बीजेपी सरकार को भी करना होगा ताकि इस प्रॉब्लम को भी कंट्रोल में लाया जा सके। हमें रास्तों में डस्टबिन भी चाहिए और उसके अलावा कम्युनिटीज के बाहर कंप्लेंट बॉक्सेस होने चाहिए जहां पे लोग अपने कंप्लेंट्स को डाल सके। इसके अलावा जो हमारे स्टेट के जो एरियाज है, जैसे टॉलीवुड हो गया या फिर आर्ट एंड कल्चर इंडस्ट्री हो गई या फिर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो गई, उसको पॉलिटिक्स फ्री रखा जाना चाहिए।
और इसके अलावा पुलिस को फुल फ्री हैंड होना चाहिए क्राइम कंट्रोल में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पॉलिटिक्स के कारण पुलिस भी फ्रीली क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाती, उनको ऊपर के पॉलिटिशियंस की बातें सुननी पड़ती है। अलावा कास्ट, कम्युनिटी, कलर, पोजीशन और पावर जस्टिस को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। जो कोर्ट में जो होता है, जो आपको पता ही होगा कि नॉट जस्ट इन टीएमसी सरकार बल्कि बीजेपी सरकार, बल्कि हर स्टेट में ऐसा होता है कि कलर, कास्ट, पोजीशन ये सब देखकर कभी कभी जस्टिस दिया जाता है। तो ये सब हमारे स्टेट में रुकना चाहिए। दोस्तों अब अगर मैं अपना ओपिनियन दूं कि बीजेपी सरकार जो भी गवर्नमेंट जो फॉर्म करेगी वेस्ट बंगाल में, तो देखिए मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि देखिए बीजेपी सरकार इज नॉट द बेस्ट गवर्नमेंट। जो लोग अंधभक्त है उनके लिए बेस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन अगर हम लॉजिकली रैशनली सोचे, दे आर नॉट द बेस्ट गवर्नमेंट। बट एट द प्रेजेंट मोमेंट हमारे पास बेस्ट ऑल्टरनेटिव वही है। हमारे पास मेनली 4 ऑल्टरनेटिव्स है पूरे इंडिया में भी और वेस्ट बंगाल में भी। एक है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक है कम्युनिस्ट पार्टी और एक है भारतीय जनता पार्टी। तो इन सब में अगर हम इन सब के फॉल्ट्स को, इन सब के बेनिफिट्स को मिला के देखें, तो हमारे पास जो बेस्ट करंट प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव है जो अवेलेबल है वो है भारतीय जनता पार्टी। देखिए कोई पार्टी परफेक्ट नहीं होती, हर पार्टी में फ्लॉज, करप्शन, बुराई, मर्डर सब कुछ होता है, लेकिन एट द प्रेजेंट मोमेंट जो सिचुएशन है देश की, उसके हिसाब से एज ऑफ नाउ बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो वेस्ट बंगाल में तो बहुत ही अच्छा है। आपको पता होगा कि इंडिया के 22 स्टेटों में बीजेपी सरकार अभी राज करती है, बस साउथ के कुछ स्टेट्स में और अरुणाचल प्रदेश और पंजाब छोड़ के बीजेपी हर एक स्टेट पे रूल करती है। अभी अगले 5 साल बीजेपी सरकार के लिए बड़े क्रूशल होंगे बंगाल में अपनी पोजीशन को सीमेंट करने के लिए। अगर वो अगले 5 सालों में कुछ अच्छा कर देते हैं तो शायद से 2031 में जो इलेक्शंस होंगे वो शायद से वो भी जीत पाए और बंगाल में अपनी पोजीशन को पूरा मतलब एस्टेब्लिश कर दे। और देखिए ऐसा हो सकता है कि इसके बाद टीएमसी का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे कम हो, क्योंकि बीजेपी सरकार बहुत समय से ही टीएमसी को वेस्ट बंगाल से हटाना चाहती थी। तो अब जब बीजेपी पावर में आ चुकी है तो बीजेपी अपने जो इंटरनल जो लोग है, जो गून्स है या फिर डेकॉइट्स है, उनके थ्रू या फिर अपने पॉलिटिशियंस की पावर के यूज करके वो लोग टीएमसी को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। और सेम ये टीएमसी भी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि टीएमसी के कुछ गुंडों ने रिसेंटली जो शुभेंदु अधिकारी के जो पर्सनल असिस्टेंट थे, जो एयरफोर्स में काम करते थे, उनको मार दिया। और उसके साथ साथ यूपी में जो शुभेंदु अधिकारी के जो एक इंसान थे, उनके पीछे भी गाड़ियां स्टॉक करती हुई पकड़ी गई थी। तो अभी सिचुएशन बहुत ही टेंस है और इस सिचुएशन से अगर बीजेपी सरकार सही से नेविगेट करके अगले 5 सालों तक बंगाल को अच्छी सर्विसेज दे पाती है तो शायद से बीजेपी सरकार का और बीजेपी पार्टी का एज अ होल फ्यूचर बहुत ब्राइट है वेस्ट बंगाल में। और हमारे वेस्ट बंगाल के सिटीजन्स का, हमारा खुद का फ्यूचर भी बहुत ही ब्राइट होगा, क्योंकि आपको पता है पिछले 15 साल में अंडर तृणमूल कांग्रेस रूल और उसके पहले के 30 सालों में अंडर द कम्युनिस्ट पार्टी रूल वेस्ट बंगाल अपनी पास्ट ग्लोरी से पूरा तरीके से तबाह हो गया था। आप 1980s 1970s में कोलकाता को देखिए तो आप उस समय एक्सपेक्ट करते थे कि आज कोलकाता में कई सारी ऊंची बिल्डिंग होगी, लेकिन आज आप देखिए कि आज आप अगर मेन डेवलप्ड कोलकाता के एरिया में जाओगे तो भी आप वहां पे देखोगे कि वायर ऐसे ही लटक रहे हैं, पुराने टाइम की, पुराने क्वालिटी की बसें चल रही है। तो अभी बहुत ही क्रूशल टाइम है और अगर इस क्रूशल टाइम से हम लोग सही से नेविगेट कर पाते हैं तो हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में मैंने पूरे बंगाल इलेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को पूरी तरीके से एनालाइज करके आपको बताया है। आई होप आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मैं ऐसे ही और भी फ्यूचर में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब हम अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।